वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 19 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वेरियस स्टेजेस। इस चैप्टर का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्षद सीमा नियम का अर्थ एवं विषय सामग्री, और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा पार्षद अंतर नियम का अर्थ एवं विषय सामग्री। यानी कि सेकंड टॉपिक के अंदर हम ये दो ही सेकंड लेक्चर के अंदर हम ये दो ही टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, और इससे पहले वाला है वो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उससे पहले आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हाँ, अच्छा लगे, आपको समझ आए, अगर थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हैं क्या? तो देखो, ये दोनों चीज़ें जो हम पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम के बारे में पढ़ेंगे, ये है क्या? तो ये है कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। यानी कि ये तीन जो है विद प्रोस्पेक्टस, ये तीन डॉक्यूमेंट्स जो है कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स है, जिनको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन फर्स्ट दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो प्रोस्पेक्टस है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम क्या होता है? तो देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं नोट कर रही हूँ, आप नोट कर लो। इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, और इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो देखो, पार्षद सीमा नियम होता क्या है? सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि होता क्या। उससे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रलेख है। इसको मेन डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है। जैसे यहाँ से आपको पता चल जाएगा टूल किट में से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसका अभिप्राय कंपनी के उस आधारभूत प्रलेख से है जिसमें उन सभी शर्तों का उल्लेख होता है जिनके आधार पर कंपनी का समामेलन होता है। इट रेफर टू दैट बेसिस डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट्स है? आधारभूत बेसिस डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी इन विच दोज कंडीशंस आर स्टेटेड ऑन द बेसिस ऑफ विच ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। तो आपको पता चल गया होगा कि ये कंपनी का बहुत ही प्रमुख प्रलेख है। पार्षद सीमा नियम से अभिप्राय उस प्रलेख से है जिसमें उन महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लेख किया जाता है जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन की आज्ञा दी जाती है, जैसा अभी हमने टूल किट में पढ़ा है। इसके अभाव मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना कंपनी का समामेलन यानी कि इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इस प्रलेख में कंपनी के अधिकार और उत्तरदायित्व लिखे होती है, परिभाषित होती है। यह वास्तव में कंपनी की नींव है जिस पर कंपनी रूपी भव्य भवन का निर्माण किया जाता है। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी की नींव कहा जाता है। देखो, अगर आप मकान बना रहे हो, उसकी नींव नहीं रखोगे तो मकान नहीं बन पाएगा। सेम उसी तरह से अगर आप कंपनी स्थापित कर रहे हो और आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, क्योंकि इसको कौन सा डॉक्यूमेंट्स बताया गया? प्रधान, प्रमुख, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स, नींव। तो इससे आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है इसका तो पता चल गया होगा। ये प्रलेख कंपनी की क्रियाओं की चार दीवारी यानी कि बाउंड्री वॉल का काम करता है। किसका काम करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की जो एक्टिविटी होती है उन एक्टिविटी के लिए बाउंड्री वॉल का काम करता है, और इस बाउंड्री वॉल के बाहर किया हुआ कार्य कोई भी मान्य नहीं होता।
तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कंपनी के पार्षद सीमा नियम में निहित यानी कि लिखी गई बातों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कंपनी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले जो कंपनी के सीमा नियम में निर्धारित कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो कंपनी ऐसे अनुबंध के लिए बाध्य नहीं होती। कंपनी इसके लिए बाध्य नहीं है। तो पार्षद सीमा नियम का मुख्य उद्देश्य अंशधारियों, ऋणदाताओं और अन्य व्यक्तियों को जो कंपनी से बाहर से व्यवहार करते हैं उनको ये बताना है कि कंपनी का कार्य क्षेत्र क्या है और कंपनी के साथ आपको किस तरह से डीलिंग करनी है। अब बात आती है कि इसकी विषय सामग्री क्या है। कंटेंट मैटर भी कह सकते हो इसको। कंटेंट, क्लॉज, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ज़्यादातर आता है क्लॉज वर्ड आता है कि कौन कौन से क्लॉज इसके अंदर होते हैं। वाक्य, जिसको वाक्य भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 2-3 तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें मेन 6 बातें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 6 बातें ही इसके अंदर लिखी जाती है जो कंपनी की उद्देश्य और कंपनी की जो भी नियम या बाउंड्री वाल वो जो बनाई गई है उन सब के बारे में ये एक्सप्लेन कर देती है। तो 6 वाक्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले है नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो 6 क्लॉज है जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये अलग अलग भी आ जाती है, ठीक है। ये नाम क्लॉज 2-2 नंबर के क्वेश्चन में ये अलग अलग भी आ सकते हैं। 2 अगर दे दिए तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाता है। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे नेम क्लॉज के बारे में। नाम वाक्य क्या होता है? इस वाक्य में वह नाम लिखा जाता है जिस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड कराई जाती है। कंपनी का नाम न केवल इसकी पहचान के लिए जरूरी है बल्कि उसके व्यक्तिगत अस्तित्व का भी प्रतीक होती है। कंपनी का अस्तित्व भी तो होता है इस नाम से। कंपनी को अपने नाम का चुनाव करने की पूरी स्वतंत्रता है। आप अपनी कंपनी का फ्रीली चुनाव कर सकती हैं। कंपनी का नाम आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रख सकती हैं, किंतु नाम का चुनाव करते समय आपको कुछ वैधानिक प्रतिबंधों को ध्यान में रखना जरूरी है। नाम से संबंधित कुछ प्रतिबंध हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और वो प्रतिबंध क्या क्या है उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो है, केंद्र सरकार की दृष्टि में अनुचित या अवांछनीय ना हो, मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि कंपनी अधिनियम की धारा 20 के अनुसार किसी भी कंपनी की रजिस्ट्री ऐसे नाम से नहीं की जा सकती जो केंद्र सरकार की दृष्टि में अनुचित या अवांछनीय हो। यदि कोई नाम किसी विद्यमान या किसी अन्य कंपनी के नाम से मिलता जुलता है तो भी ये नाम जो है अनुचित ही मानती है केंद्र सरकार, उसको उचित नहीं मानती, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रतिबंध वो है चिन्ह व नाम अधिनियम 1950 के विरुद्ध या निषिद्ध न हो। मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर emblems and name prevention of emperor use एक्ट 1950। इस अधिनियम के अधीन कोई भी कंपनी केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अपने नाम के साथ एम्परर, एम्प्रेस, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट इन नामों को यूज नहीं कर सकती। इसके साथ साथ ही जैसे यूएनओ है, WHO है, कोई चित्र सारा मुद्रा होगी, भारत की केंद्रीय स्थानीय राज्य सरकार के चिन्ह हो गए, जैसे नेशनल फ्लैग हो गया, इनका भी कंपनी अपने नाम के अंदर ना ही तो नाम के अंदर इनको रख सकती है और ना ही इनसे रिलेटेड कोई चिन्ह है वो अपने ब्रांड जो चिन्ह है उसके लिए रख सकती है। तो जब आप कंपनी का नाम डिसाइड करो तो इन प्रतिबंधों को जरूर देख लेना चाहिए या इनका ज्ञान होना आपको जरूरी है। थर्ड है लिमिटेड अथवा प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग।
यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी, क्या बोल रहा है ये, प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के लिए कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द होना जरूरी है। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड होना जरूरी है। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है, निजी कंपनी है, तो उसके नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का लिखा जाना जरूरी है। इसका उद्देश्य है कि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को इस बात की जानकारी हो जाए कि सदस्यों का दायित्व कैसा है, सीमित है या असीमित। तो देखो, जो सार्वजनिक कंपनी होती है उनके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके दायित्व का पता चल जाता है कि इनकी लायबिलिटी कैसी है कंपनी में। इस कारण से इनके नाम इस पहचान करने के लिए लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा जाता है। तो ये था हमारा नेम क्लोज। अब नेक्स्ट जो क्लोज आता है वो हमारा है सिचुएशन क्लोज, या जिसको हम स्थान वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में उस राज्य का नाम लिखा जाता है जिस राज्य में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आपका है। इस वाक्य के आधार पर ही कंपनी के न्याय क्षेत्र, डोमिसाइल और उसकी राष्ट्रीयता का निर्धारण किया जाता है। स्थान वाक्य के द्वारा ही इस बात का निर्णय लिया जाता है कि कंपनी भारतीय है या विदेशी है। साधारणतः कंपनी के समामेलन के समय ही सीमा नियम में कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के ऑफिस का पूरा पता दिया जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो समामेलन, मान लेते हैं आपने जब रजिस्ट्रेशन किया तब आपने इसके ऑफिस के बारे में ये जानकारी नहीं दी, तो आपको रजिस्ट्रेशन होने के, समामेलन यानी कि रजिस्ट्रेशन होने या फिर व्यवसाय प्रारंभ करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसके बारे में रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर आपको ये जो आपका स्थान का एड्रेस है, ये जो भी आपने जहां ऑफिस किया है उस कार्यालय का एड्रेस आपको उस ऑफिस में भेजना जरूरी होता है, रजिस्ट्रार के पास भेजना जरूरी है। कितने दिन? 30 डे के अंदर अंदर। रजिस्टर्ड कार्यालय कंपनी का ऐसा स्थान है जहां कंपनी की सभी वैधानिक पुस्तकें रखी जाती है और जहां सभी आवश्यक सूचनाएं और प्रपत्र कंपनी को भेजे जा सकती हैं, और कंपनी से संबंधित कोई भी सूचना रजिस्टर्ड कार्यालय से प्राप्त भी की जा सकती है। यदि ऐसा आवश्यक नहीं है कि कंपनी का मुख्य व्यवसाय रजिस्टर्ड कार्यालय पर ही चलाया जाए, तो कंपनी द्वारा अपना मुख्य कारोबार रजिस्टर्ड कार्यालय से अलग किसी दूसरे स्थान पर भी चला सकती है, ठीक है। पर जो पत्राचार होगा वो कहाँ होगा? आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही किया जाता है। तो ये था हमारा सेकंड वाक्य, सिचुएशन क्लोज या स्थान वाक्य। थर्ड आता है उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य सीमा नियम का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। इस वाक्य में उन उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है जिनको पूरा करने के लिए कंपनी की स्थापना की गई है। यह वाक्य कंपनी के अधिकारों को परिभाषित करता है, कंपनी के अधिकार बताता है, कंपनी की सीमाओं को निर्धारित करता है। और अगर वैधानिक दृष्टि से कंपनी अपने सीमा नियम में दिए गए व्यवसाय के अतिरिक्त कोई और भी व्यवसाय नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी ने जो दे रखा है वही कंपनी व्यवसाय करेगी, उससे अलग नहीं करेगी। तो जो उद्देश्य वाक्य है उसको दो भागों में हम बांटकर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है मेन ऑब्जेक्ट, मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें कंपनी के उन उद्देश्यों को व्यक्त किया जाता है या दर्शाया जाता है जिनको प्राप्त करने के लिए कंपनी का समामेलन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। और वे उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं एवं संबंध होते हैं, संयोगिक इंसिडेंटल होती हैं, उनको हम अन्य उद्देश्य भी कह सकते हैं। अन्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? वे उद्देश्य जिनकी प्राप्ति के लिए कंपनी आवश्यकता होने पर कार्य कर सकती है, जैसे यदि उनका उल्लेख भाग 1 में नहीं किया गया तो। ऐसी कंपनियों के संबंध में जो व्यापारिक कंपनियां नहीं है और जिनका कार्य क्षेत्र एक राज्य में सीमित नहीं है, उन सभी राज्यों के नाम देना आवश्यक है जिनमें वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करती है।
अब बात उद्देश्य की आ जाती है, तो उद्देश्य कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वर्जित हो। कौन किस टाइप का? अनैतिक, इमोरल। कंपनी का उद्देश्य कभी भी अनैतिक नहीं होना चाहिए, जैसे वैशाल्य चलाना। इलीगल, किसी वैधानिक कार्य को पूरा करने के लिए कंपनी स्थापित की जाती है। कोई अवैधानिक कार्य करने के लिए कंपनी की स्थापना कभी नहीं होती, जैसे लॉटरी लगाना, जुआ घर चलाना, इस तरह के जो है उनके लिए कंपनी की स्थापना नहीं होती। थर्ड है लोक नीति के विरुद्ध, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। किसी लोक नीति अथवा जन विरोधी कार्य करने के लिए भी कंपनी की स्थापना नहीं की जा सकती, जैसे एकाधिकार स्थापित करना, विदेशी शत्रु से व्यापार करना, इसके लिए भी कंपनी की स्थापना नहीं की जा सकती। तो ये हमारा थर्ड वाक्य था, जिसका नाम था उद्देश्य वाक्य। फोर्थ जो है वो हमारा आता है दायित्व, लायबिलिटी क्लोज। ये क्या होता है? तो देखो, कंपनी अधिनियम के अनुसार अंशों द्वारा सीमित या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के दायित्व का इसमें उल्लेख करना जरूरी है कि सदस्यों का दायित्व वो कैसा है, अंशों द्वारा सीमित है या गारंटी द्वारा सीमित है, ये बताना जरूरी है। सीमित दायित्व के से आशय अंशों द्वारा सीमित कंपनी में यह है कि इस कंपनी के अंशधारी अपने द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही देनदार है। इसका अभिप्राय है कि कंपनी अपने जीवन काल में अंशधारियों से उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य से ज्यादा रकम वसूल नहीं कर सकती। कैसे? जैसे कि एक कोई व्यक्ति है 100 रुपए वाले 5 अंश खरीदता है, तो टोटल रुपए कितने बनेंगे? 500। तो कंपनी उसे अपने जीवन काल में 500 रुपए से ज्यादा की मांग नहीं कर सकती, चाहे कंपनी का समापन ही क्यों न हो जाए। अगर कंपनी का समापन हो जाता है और कंपनी डूब जाती है तो इस व्यक्ति के केवल 500 रुपए ही डूबेंगे, क्योंकि इसने अंशों द्वारा सीमित दे रखा है। इसके जो लायबिलिटी है वो जितने अंश खरीदे उतने तक ही सीमित है। सेकंड पॉइंट आता है गारंटी द्वारा। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी में सीमित दायित्व का अभिप्राय है कि कंपनी के समापन के समय कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी के बराबर होता है। मान लेते हैं इस व्यक्ति ने दिया 1000 रुपए की गारंटी का वादा दिया और इसने 500 तो पे कर रखे हैं पहले, ठीक है। अब कंपनी का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। समापन हो जाएगा तो कंपनी जो है, आपकी जो कंपनी है वो इस व्यक्ति से 500 और ले सकती है। क्यों? क्योंकि इसने 1000 रुपीज जो है वो कंपनी को देने की गारंटी दे रखी है, इस कारण से। तो ये था हमारा दायित्व वाक्य। पर अब इसमें आता है कि अंश पूंजी सहित गारंटी कंपनियों में अनेक सदस्यों के दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य के अतिरिक्त उनके द्वारा गारंटी की रकम तक सीमित होती। वही वाली बात है, इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है पूंजी वाक्य। पूंजी वाक्य क्या होता है? कैपिटल क्लोज। देखो, अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में उसके पार्षद सीमा नियम में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि कंपनी की जो अथोराइज कैपिटल है वो कितनी होगी और अंशों में विभाजन किस प्रकार से किया गया है। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए अंश पूंजी है 10 करोड़ रुपए और 10 रुपए प्रति अंश है, तो कितने करोड़ हो गए? 1 करोड़ अंश जो है अंशों में विभाजित है। विभिन्न प्रकार के अंशों का अलग अलग रूप से भी उल्लेख करना आवश्यक होगा, क्योंकि विस्तृत उल्लेख पार्षद सीमा अंतर नियमों में किया जाता है। न होगा, मान लो अलग डिटेल नहीं दे रखी है तो पार्षद अंतर नियम में ये करना जरूरी है। कंपनी को अंशों के विभाजन संबंधी अधिकारियों के परस्पर अधिकार संबंधी सूचना भी अंतर नियम में देना जरूरी है। कंपनी अपने जीवन काल में रजिस्टर्ड पूंजी से अधिक अंश पूंजी निर्गमित नहीं कर सकती। कंपनी इसमें चाहे तो विधिवत तरीके से परिवर्तन कर सकती है, पर परिवर्तन करने के बाद इससे ज्यादा इशू कर सकती है, उससे पहले नहीं कर सकती। तो कंपनी का जो भी प्रत्येक सदस्य है उसको कम से कम एक अंश लेना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज।
यह पार्षद सीमा नियम का अंतिम वाक्य है। इसमें व्यक्तियों का एक संघ पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है। संघ वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति मिलकर इस पर हस्ताक्षर करते हैं, इस कारण से संघ वर्ड इसमें यूज हुआ है। इस वाक्य में हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कंपनी की स्थापना की इच्छा प्रकट करता है और इस वाक्य को निम्नलिखित प्रकार, वो अपनी इच्छा इस प्रकार से लिखता है कि हम निम्नलिखित व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे इसमें दिए गए हैं, इस बात के इच्छुक है कि हमारा निर्माण कंपनी के रूप में इस अधिनियम के अंतर हो जाए तथा हम लोग अपने नाम के आगे लिखे हुए अंशों की संख्या कंपनी की पूंजी से लेना स्वीकृत करते हैं। यानी कि वो ये डिक्लेरेशन फार्म भर कर देते हैं, अपने हस्ताक्षर करके देते हैं और लास्ट में एक और फार्म भी भर कर देते हैं जिसमें कुछ गवाहों के भी हस्ताक्षर होते हैं। तब जाकर ये जो है कंपनी की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो पूरी होती है। तो ये हमारा था पहला डॉक्यूमेंट्स, पार्षद सीमा नियम। अब आता है नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पार्षद अंतर नियम जो होता है दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है जो प्रवर्तकों के द्वारा तैयार किया जाता है और कंपनी के सम्मेलन के उद्देश्य से रजिस्ट्रार के सामने अन्य प्रलेखों के साथ ये भी प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी के पार्षद अंतर नियमों का निर्माण भी कंपनी अधिनियम 2013 तथा पार्षद सीमा नियम की व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इस प्रलेख को सहायक प्रलेख कहा जाता है, जबकि सीमा नियम को प्रमुख प्रलेख कहा जाता था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को सहायक प्रलेख कहा जाता था। कंपनी के पार्षद अंतर नियम कंपनी के अंतर नियम होते हैं, कंपनी के अंदर के नियम होते हैं जो पार्षद सीमा नियम के सहायक कहे जाते हैं। इस प्रलेख में पार्षद सीमा नियम में निर्धारित किए गए उद्देश्यों को पूरा किस तरह से किया जाएगा, व्यवसाय को किस तरह से चलाया जाएगा, उसके नियम और उप नियमों को बनाकर लिखा जाता है। अब पार्षद सीमा नियम है कंपनी के उद्देश्य निश्चित करते हैं और अंतर नियम ये बताता है कि उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए क्या क्या कार्य विधि होगी, क्या कार्य करने पड़ेंगे। तो एक टाइप से हम कह सकते हैं कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम तो कंपनी के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करते हैं, जबकि पार्षद अंतर नियम बताते हैं कि उस सीमा के भीतर रहकर किसी कार्य को किस तरीके से पूरा करना है, ये बताता है। तो आंतरिक प्रबंध और व्यवस्था किस प्रकार होगी, ये सब कुछ आंतरिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा बताया जाता है। एक लाइन का मीनिंग हो तो किस तरह से लिखोगे? इसका अभिप्राय कंपनी के उस प्रलेख से है जिसमें पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रबंध के नियमों का उल्लेख किया जाता है, उससे ही आंतरिक अधिनियम या पार्षद अंतर नियम कहते हैं। अब आता है कंटेंट मैटर, यानी कि जो पार्षद सीमा नियम है उसका जो है मैटर क्या है, कंटेंट सब्जेक्ट मैटर क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। तो देखो जो कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं वो लिखे जाते हैं पार्षद अंतर नियम में। इसमें उन सभी बातों को लिखा जाता है जो कंपनी के आंतरिक प्रबंध यानी कि कंपनी को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। प्रत्येक कंपनी अपनी सुविधा अनुसार अपने अंतर नियम यानी कि अंतर नियम कंपनी जो अपने नियम तैयार करती है अपने आप को चलाने के लिए, उन्हीं को कंपनी के अंतर नियम कहा जाता है। इसकी विषय सामग्री भिन्न भिन्न कंपनियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग इनकी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। और मोस्टली क्या होती है, टेबल ए को अंतर नियमों का एक आदर्श रूप भी मान सकते हैं, उसके अनुरूप ही नियम और उप नियम बनाए जाते हैं। और कौन कौन सी बातों का उल्लेख होता है हम डिटेल से इसमें देख लेते हैं। तो देखो, अगर आपने अंतर नियम नहीं बनाए हैं तो टेबल ए के कौन कौन से नियम है वो लागू करेंगे। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं, विभिन्न प्रकार के अंशों का विभाजन व अंशधारियों के अधिकार, अंशों के निर्गमन और आवंटन की विधि, न्यूनतम अभिधान जो अभी हम पढ़कर आए हैं, अंश प्रमाण पत्र या अंश अधिपत्र निर्गमन की विधि, अंशों पर याचना के संबंध में नियम क्या है, और
अंश पूंजी में वृद्धि, कमी और पुनर्गठन की विधि क्या रहेगी। अभिगोपन कमीशन का भुगतान किस तरह से करना है। अंशों और ऋण पत्रों पर कमीशन और दलाली का भुगतान, अंशों का एकत्रीकरण और उपविभाजन, कंपनी की समस्त सभाओं की विधि और अंकेक्षकों की नियुक्ति, अधिकार और उनके कर्तव्य और उनको क्या पारिश्रमिक दिया जाएगा। कंपनी के जो प्रबंधक होते हैं, प्रबंध संचालक होते हैं, संचालक, सचिव, कोषाध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, उनके क्या अधिकार होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे, उनको क्या पारिश्रमिक दिया जाएगा। कंपनी की सार्वमुद्रा के प्रयोग करने के संबंध में नियम, यानी कि जो मोहर है वो कौन यूज करेगा, उसके नीचे उसके मोहर के साथ साइन कौन करेगा, लेखा पुस्तकों को लिखने और रखने की विधि क्या होगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का पूंजीकरण, अंशों के हरण करना है या पुनः निर्गमन करना है, उनकी विधि क्या होगी, प्रस्तावों से संबंधित नियम क्या है, सदस्यों के मत अधिकार यानी कि वोट देने से रिलेटेड अधिकार है वो क्या क्या है, संचालक मंडल के अधिकार क्या है, लाभांश की घोषणा एवं उनके भुगतान से संबंधित नियम क्या क्या है, संचय एवं कोष रिजर्व एंड सरप्लस के निर्माण से संबंधित नियम कौन कौन से हैं, और कंपनी के समापन अगर होता है या करते हैं तो कंपनी के समापन की विधि क्या होगी, ऐच्छिक रूप से होगी या फिर कंपनी कोर्ट में जाकर होगी या क्रेडिटर जो है वो कंपनी का समापन कराएगा, जो भी मेथड होगा वो इसमें डिसाइड किया जाता है। तो ये आज का हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें हमने कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट्स के बारे में स्टडी किया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर है, उसमें हम कंपनी का जो थर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है जिसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे।